तो देखिए, हम बात कर रहे थे कि भारत सरकार के द्वारा महिलाओं को सशक्त करने के लिए कई सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जो रोजगार, कृषि और स्वास्थ्य से संबंधित हैं। और इन योजनाओं का जो गठन है वो क्यों किया गया है? महिलाओं की स्थिति को देखते हुए किया गया है, क्योंकि उनकी भागीदारी कम दिख रही है, तो उनकी भागीदारी को बढ़ाने के लिए। इसमें सर्व शिक्षा अभियान, जननी सुरक्षा योजना या मृत्यु दर को कम करने वाली इस तरह की कई सारी योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। और क्यों चलाई जा रही है? ताकि जो समाज है, भारतीय समाज, उसमें महिलाओं को भी पुरुषों के समान ही समान अवसर प्राप्त हो सके। सबसे पहले अगर मैं योजना की बात करूं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है, इसकी जो शुरुआत है वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने वर्ष 2015 में, यानी कि जनवरी 2015 में पानीपत से शुरुआत की थी। हरियाणा से इसकी शुरुआत हुई थी। और इसका उद्देश्य क्या रखा था कि जो कन्या भ्रूण हत्या है उसको खत्म, मतलब उसको रोकना है और कन्या शिक्षा को प्रमोट करना है। यानी दो चीजों को जोड़ के बनाया कि बेटियों को बचाना भी है और उन बेटियों को बचाकर उन्हें शिक्षित यानी साक्षर भी बनाना है। और इसके अंतर्गत बहुत ही अच्छी योजना है ये, कि इसमें जो लड़कियां हैं उन्हें आर्थिक सहायता भी दी जाती है। और इस सोच को खत्म किया जाता है कि जो बेटियां हैं वो कमजोर है या बेटियां कुछ नहीं कर पाएगी। तो ये बहुत ही एक अच्छी योजना है हमारी सरकार के द्वारा जो चलाई जा रही है। यदि हम दूसरी योजना की बात करें, महिला हेल्पलाइन योजना, ये क्या है कि इस योजना के अंतर्गत 24 घंटे यानी कि 24 आवर्स आपको, मतलब विमेन्स को, लड़कियों को, महिलाओं को इमरजेंसी जो हेल्पलाइन है वो प्रोवाइड कराई जाती है, कि महिलाओं के विरुद्ध कोई भी किसी भी तरह का यदि वायलेंस हो रहा है या कोई हिंसा हो रही है या अपराध है, उसकी शिकायत वो कर सकती हैं। इसके लिए 181 नंबर दे रखा है, इस पर वो अपनी शिकायत दर्ज कर सकती हैं। साथ ही साथ इसके लिए महिलाओं को इन अपराधों से बचाने के लिए या हम कहें हिंसा से रोकने के लिए मेरठ में भी एक नंबर दे रखा है। मेरठ मतलब यूपी सरकार ने 1090, ऐसे ही 1091, ऐसे ही बच्चों के लिए यानी कि चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर भी है 1098। और अभी हाल ही में जो योगी जी हैं, जो सीएम हैं यूपी के, उन्होंने वर्ष 2016 में 1076, मतलब कहने का अभिप्राय है कि महिलाओं को इन अपराधों से बचाने के लिए, उन्हें सशक्त बनाने के लिए, जो यौन उनके साथ मतलब एक बुरा व्यवहार किया जाता है, सेक्सुअल हरासमेंट या किसी भी तरह का उनके साथ बुरा व्यवहार है, उस हिंसा को रोकने के लिए इतने सारे इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, ताकि वो सुरक्षित रह सके और 24 आवर्स किसी भी टाइम वो क्या कर सकती है, सहायता वहां से ले सकती है। यदि हम बात करें उज्ज्वला योजना की, तो जो उज्ज्वला योजना है इसकी भी 2016 में, ठीक है, वर्ष 2016 में इसकी हमारे माननीय जो प्रधानमंत्री जी हैं, मोदी जी, उनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई। और उद्देश्य क्या था? महिलाओं को, यानी कि जो एक भारत में दिखता है, जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें आज भी महिलाएं मतलब चूल्हे चौके तक सीमित हैं, वहां पे वो उनको परेशान भी होना पड़ता है। तो उस चीज के लिए इन्होंने एक धुआं रहित ग्रामीण भारत की कल्पना की। और वर्ष 2019 तक 5 करोड़ महिलाओं को, यानी कि 5 करोड़ परिवारों को, और विशेषकर कौन, जो मतलब एक हमारी गरीबी रेखा होती है, यानी कि उनकी बेसिक जो नीड है, रिक्वायरमेंट है, वो भी पूरी नहीं हो पाती है, उन महिलाओं को एलपीजी का जो फ्री कनेक्शन है वो देने की लक्ष्य रखती है। तो इस तरह की जो योजनाएं हैं, यानी कि जो प्लानिंग्स हैं, वो हमारी भारत सरकार के द्वारा बहुत अच्छे से की जा रही है। स्पोर्ट टू ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम फॉर वुमेन, जो ये वाली है, जिसको हम स्टेप भी कह सकते हैं, इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को कौशल को निखारने के लिए, देखिए स्किल डेवलपमेंट जो होता है, यानी कि महिलाएं शिक्षित हैं, शिक्षित होने के साथ उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त करना है। आर्थिक रूप से सशक्त कब होंगी? जरूरी नहीं है कि उनको बहुत बड़ी नौकरी मिले, अगर वो एबल हैं, वो उनका जो स्किल है, जो कौशल यदि उनका बाहर निकल कर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं वो अपना इतना जरूर कर सकती है आत्मनिर्भर होकर कि अपने जीवन को आराम से चला सके। ठीक है, फिर वो चाहे वो कृषि का क्षेत्र है, चाहे बागवानी है, यानी कि जो हाथ सिलाई कढ़ाई के जो कोर्सेज होते हैं, इस रूप में महिलाओं को शिक्षित और प्रशिक्षित किया जा रहा है। ये जो है स्टेप वाली जो मैं बता रही हूँ, ये हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, उसमें 1986 और 7 1986 और 87 में इस योजना को शुरू किया था केंद्र सरकार की सहायता से, केंद्र सरकार के द्वारा। और उद्देश्य क्या था? महिलाओं को आर्थिक रूप से सबल बनाना, आर्थिक रूप से उन्हें सक्षम बनाना, और वो आत्मनिर्भर बन सके, और चाहे छोटा छोटा काम करके, यानी कि वो होता ना कि मतलब अगर उनको बहुत बड़ा ना मिले तो इतना जरूर मिल जाए कि वो अपना जीवन और अपने बच्चों की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर सके। अब हम बात करते हैं महिला शक्ति केंद्र की। जो महिला शक्ति केंद्र है, यह जो योजना है, ये सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से जो हमारी रूरल बैकग्राउंड में जो विमेन्स रह रही हैं, यानी कि जो ग्रामीण महिलाएं हैं, उनको सशक्त बनाने के लिए बल देती है।
और इसके अंतर्गत छात्रों को और पेशेवर जो व्यक्ति हैं उनको स्वयं सेवक के रूप में यानी ग्रामीण महिलाएं हैं उनके अधिकार और जो वेलफेयर पॉलिसीज हैं, कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनके बारे में जानकारी प्रदान की जाती है। जब इसकी शुरुआत की तो 14 लाख आंगनवाड़ी जो केंद्र है उस पर महिला शक्ति केंद्रों की स्थापना की गई। 500 करोड़ रुपए बहुत बड़ा अमाउंट होता है, इस योजना के तहत रखे गए और उसमें सभी इवन जो सेक्सुअल हरासमेंट से पीड़ित जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, उनको चाहे चिकित्सा है, चाहे पुलिस की सहायता है, वो इन सबको प्रदान कराई गई। उसके बाद आ जाती है पंचायती राज जो योजनाएं हैं, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है कि विमेंस को जो पार्टिसिपेशन है वो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन होना चाहिए ताकि वो राजनीति में अपने निर्णय ले सकें, तभी वो सक्षम बन पाएंगे और आत्मनिर्भर हो सकेंगे। कुछ हम नियम भी देख लेते हैं, ये हमने सेकंड यूनिट में भी डिस्कस किया है कि बहुत सारे हमारी जो संसद है उसके द्वारा महिलाओं को सशक्त करने के लिए कुछ कानून बनाए गए हैं, कुछ अधिनियम पारित किए गए हैं। अनैतिक व्यापार पर रोकथाम के लिए 1956 में बना। डाउरी को यानी कि जो दहेज को रोकने के लिए 1961 में बना एक्ट। समान काम के लिए समान परिश्रम के लिए समान जो वेतन होता है 1976 में। पीसीपीएनडीटी एक्ट जो है उसको बनाया गया कि 1994 में, ताकि लड़का और लड़की की जांच ना हो सके और जो कन्या भ्रूण हत्या है उसे रोक सके। ऐसे ही जो हमारा जो चाइल्ड मैरिज है यानी कि बाल विवाह है उसको रोकने के लिए जो अमेंडमेंट किया गया है, पहले बन गया था काफी, लेकिन जो अमेंडमेंट किया गया है वो 2006 में किया गया है। अब हम देखते हैं कि जो महिलाएं हैं यदि उनको सशक्त कर दिया जाएगा तो वो राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका कैसे दे सकती हैं। बदलते समय के साथ आज की आधुनिक नारी पढ़ लिख कर स्वतंत्र हो रही है। अब वो जब पढ़ लिख कर स्वतंत्र हो रही है तो कहीं ना कहीं अपने अधिकारों के प्रति भी सजग है, स्वयं अपने निर्णय भी लेती है, घर की चार दीवारी से बाहर निकलना भी उसने शुरू कर दिया है। और इस तरीके से जब उसने काम करना शुरू कर दिया है तो उसको जो महिलाओं की भूमिका है और जो योगदान है वो कहीं ना कहीं राष्ट्र निर्माण में एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट देगा, यानी कि वो चहुमुखी विकास करेगा। इसमें मैं एक एग्जाम्पल जो 3 तलाक का था उसका मैंने इसमें एग्जाम्पल डाला है कि जो एक अतिया एक पहली ऐसी मुस्लिम महिला, क्योंकि आप देखते हैं हिंदू समाज में तो फिर भी महिलाओं को सम्मान का दर्जा दिया जाता है, लेकिन जो मुस्लिम है वहां पे बहुत ज्यादा कट्टरता मिलती है देखने को, यानी कि जो लड़कियां महिलाएं वो आज भी बुर्के में पर्दे के पीछे रहती है, बाहर आने तक का अधिकार उनको नहीं है। ठीक है, तो जो 3 तलाक के खिलाफ जो आवाज उठाई है ये कहीं ना कहीं ये इस चीज को मतलब पुष्ट करती है कि महिलाएं आज अवेयर हो रही हैं, सशक्त हो रही हैं, जागरूक हो रही हैं अपने अधिकारों के प्रति। तेजाब के खिलाफ जो इंसाफ की जो लड़ाई लड़ी है वो इसका एक उदाहरण हो सकता है। या हम कह सकते हैं जो महिला और पुरुष है वो कंधे से कंधा मिलाकर हर क्षेत्र में, चाहे वो क्षेत्र शिक्षा का है, चाहे वो विज्ञान का क्षेत्र है, चाहे वो आपका औद्योगिक क्षेत्र है, चाहे आपका राजनीतिक क्षेत्र है, प्रत्येक क्षेत्र में वो क्या कर रही है, कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है। आज वो अंतरिक्ष में जाने का साहस भी कर रही है। इवन पहले लड़कियों को कहा जाता था कि लड़कियां पायलट नहीं बन सकती, वो जहाज नहीं चला सकती, लेकिन आज इस फील्ड में भी लड़कियां चहुमुखी विकास करके अपनी योग्यता को साबित कर रही हैं और सक्षम हो रही हैं। अगर हम जल्दी से अब महिला सशक्तिकरण के लाभ देख लें, यानी कि क्या इससे फायदा हो रहा है, तो जैसे कि हम सब समझते हैं कि बहुत ज्यादा फायदा है। समाज में वो अपने निर्णय स्वयं लेती है, अपने अधिकार स्वयं लेती है, उसको स्वतंत्रता मिल रही है, तो कई सारे हमें इसके फायदे देखने को मिलते हैं। जैसे हर कार्य में उसने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना शुरू कर दिया है, यानी हर क्षेत्र में वो आगे बढ़ चढ़कर काम कर रही है, किसी भी फील्ड में देख लीजिए। दूसरा, उसने अपने निर्णय लेने शुरू कर दिए हैं, यानी वो जो एक मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है उससे बाहर निकल रही है और वो अपने बच्चों के लिए, स्वयं के लिए अपने निर्णय ले रही है। तीसरा, हम कह सकते हैं आत्मनिर्भर बन रही है। आत्मनिर्भर क्यों बन रही है? आत्मनिर्भर इसलिए बन रही है जब उसे शिक्षा के अवसर दिए जा रहे हैं, सशक्त वो बन रही है, वो उसकी जो आर्थिक स्थिति है वो बेहतर हो रही है, तो वो स्वयं पर निर्भर होना सीख गई है। इसके साथ ही वो अपने हक को भी समझने लगी है, यानी कि अपने अधिकारों को भी जानने लगी है और उनके लिए आवाज भी उठाने लगी है। तो हम कह सकते हैं कि आज के दिन जो महिला है, महिला सशक्तिकरण है, विमेन एम्पावरमेंट है, उसका बहुत ज्यादा फायदा हमें देखने को मिल रहा है। महिलाओं को समान अधिकार और समानता के अवसर देने से महिला सशक्तिकरण हो जाएगा और वो अपनी एक अहम भूमिका निभा सकती हैं, और ये आज की जरूरत भी है और हमारी कह सकते हैं ये मांग भी है। तो आज महिलाएं पुरुषों के समान हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। इवन पुरुषों की सोच में भी अंतर आया है और कहीं ना कहीं वो उनको रेस्पेक्ट देनी उन्होंने शुरू कर दी है। थैंक यू स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक था विमेन एम्पावरमेंट, वो हमारा कंप्लीट होता है। एक बार अटेंडेंस ले लेते हैं बच्चे।
एक बार सभी अपनी वीडियो ऑन कर लेंगे। शायद सेकंड क्लास में मेरे ख्याल से कुछ बच्चे कम जुड़ पाए हैं। प्रियंका, एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही बच्चे? यस मैम। एक बार बेटा सभी अपना जो वीडियो है वो ऑन कर ली। उसके बाद क्लास हमारा टॉपिक हो गया है। डन मैम। ओके, थैंक यू बेटा। तो आज हमने हमारी 4th यूनिट का जो सेकंड पार्ट है विमेन एम्पावरमेंट उसको डिस्कस किया। हमने विमेन एम्पावरमेंट के अर्थ को समझा स्टूडेंट्स। साथ ही हमने उन प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया जो महिला सशक्तिकरण होने के बीच में आ रही हैं। उसके साथ ही हमने विमेन एम्पावरमेंट के क्या क्या हमें फायदे हो सकते हैं उस चीज को समझा। उसके साथ ही हमने ये भी डिस्कस किया कि भारत सरकार के द्वारा कौन कौन सी पॉलिसीज लेके आ रहे हैं या फिर कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है जिससे कि महिलाओं को सशक्त किया जा सकता है। और एक और इम्पोर्टेंट